हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे आवृत बीजीय पादपों के बारे में। तो इसके पिछले वाले क्लासेस में मैं आप लोगों को पढ़ाया था आवृत बीजीय पादपों के सामान्य लक्षणों के बारे में। तो उसी क्रम में हम आगे की तरफ देख लेते हैं कि आवृत बीजीय पादप के कुछ पॉइंट बचे थे। और इससे पहले वाले क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि जो पुष्प की संरचना है वो किस प्रकार से होती है आवृत्ति बीजी पादपों में, उसमें सहायक चक्र क्या है, आवश्यक चक्र क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में क्या किए थे, डिस्कशन किए थे। अगर आप हमारे पुराने लेक्चर को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ पर इस लेक्चर वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं कि आवृत्ति बीजी पादपों की आगे की तरफ देखते हैं किसका अगला करेक्टर्स क्या है। तो इसमें लिखा गया है कि आवृत्ति बीजी पादपों को दो वर्गों में क्या किया गया है। तो आवृत्ति बीजी पादपों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। मतलब जितने भी प्रकार के आवृत्ति बीजी पादप होते हैं, इन सभी आवृत्ति बीजी पादपों को हम दो समूहों में क्या कर देते हैं, बांट देते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक बीजपत्री हो जाएगा। इसको इंग्लिश में क्या कर देंगे, मोनोकॉटिलिडनस कह देंगे। और दूसरा क्या हो जाएगा, द्विबीजपत्री हो जाएगा। इसको क्या कहेंगे, डाइकॉटिलिडनस कह देंगे। समझ में आ गया सभी लोगों को। तो आवृत्ति बीजी पादपों को कितने भागों में बांटा गया है, तो दो भागों में बांटा गया। कौन कौन से, पहला आवृत्ति बीजी पादप हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा, एक बीजपत्री हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, द्विबीजपत्री हो जाएगा। अब हम ये देख लेते हैं कि एक बीजपत्री होता है किसी, मतलब होता क्या है, और द्विबीजपत्री होता क्या है। इन दोनों के बारे में हम क्या कर लेते हैं, डिफरेंसेस देख लेते हैं। तो दोनों के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो एक साथ दोनों में अंतर की बात कर लेते हैं, दोनों में अंतर देख लेते हैं। तो नया हेडिंग बन जाएगा हम लोगों का द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री में क्या चीज़, तो द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री में अंतर, डिफरेंस बिटवीन मोनोकॉटिलिडनस प्लांट्स एंड डाइकॉटिलिडनस प्लांट्स इन एंजियोस्पर्म्स। तो चलिए देख लेते हैं कि द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री में अंतर क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले दो कॉलम बना लेते हैं और एक साइड हम लिख लेते हैं एक बीजपत्री और दूसरे साइड क्या लिख लेते हैं, द्विबीजपत्री लिख लेते हैं। तो इधर हमने इस कॉलम में लिखा है एक बीजपत्री और दूसरे वाले कॉलम में क्या लिखा गया है, द्विबीजपत्री लिखा गया है। तो अब हम एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री दोनों में क्या करेंगे, दोनों में हम अंतर को देख लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके आगे का टॉपिक देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि जो एक बीजपत्री होता है इसमें पहला पॉइंट क्या है। तो एक बीजपत्री में सबसे पहला पॉइंट है कि इनके बीज में एक बीजपत्र क्या होते हैं, पाए जाते हैं। मतलब कि जितने भी एक बीजपत्री पौधे होते हैं उनका जो बीज होता है, जब हम मान लेते हैं किस प्रकार से कोई बीज है, जब हम इसके बीज सोल को क्या करते हैं, इसके छिलके को क्या करते हैं, जब हटाते हैं तो वो अगर वो इस प्रकार से सिर्फ एक ही देखने को मिलता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एक बीजपत्री कहते हैं। तो इनका जो बीजपत्र होता है, यानी बीज में जो बीज होते हैं वो क्या होते हैं, एक बीजपत्र। एक बीजपत्र का मतलब उसका ये जो कवर है हटाने पर वो दो भागों में नहीं बढ़ता है, सिर्फ एक ही भागों में बढ़ता है। तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, वो एक बीजपत्री पौधा होगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक बीज पत्री हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम इसकी तरफ समझे दूसरी द्विबीजपत्री क्या है, तो द्विबीजपत्री में हम बता देंगे कि इनके जो बीज होते हैं इनमें क्या होते हैं, दो बीजपत्र क्या होते हैं, दो बीजपत्र पाए जाते हैं। जैसे कि मान लेते हैं अगर हम चना को ले लें तो चना का जब बीज हमको क्या करते हैं, चना के बीज के ऊपर का जो कवर है, इस चने के बीज की कवर को जब हम ऊपर से इसके छिलके को हटाते हैं तो चने के दो जो बीज होते हैं वो क्या होते हैं, इस प्रकार से अलग अलग हो जाते हैं। तो मतलब इनका जो बीजपत्र होता है वो क्या होता है, वो दो बीजपत्रों में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, और इसकी दूसरी पॉइंट की बात कर ले तो दूसरा पॉइंट क्या है कि इनमें जो होता है, यानी कि इनकी जो पत्तियां होती हैं वो समांतर शिरा विन्यास में पाई जाती है। समांतर शिरा विन्यास का मतलब आपको पता है कि जो पत्तियां होती हैं, पत्तियां मान लेते हैं कि इस प्रकार से क्या है, इस प्रकार से इसमें पत्तियां पाई जाती है। तो इस प्रकार से जो पत्तियां पाई जाती है इसमें जो इसकी शिराएँ पाई जाती है वो इस प्रकार से सीधी लाइनिंग में क्या होती है, इस प्रकार से इसमें उपस्थित होते हों। तो इस प्रकार की जो पत्तियां होती वो बेसिकली क्या कहलाती हैं, समांतर शिरा विन्यास कहलाती है। और ये पत्तियां कुछ दूसरे तरीके से भी पाई जाती है। इस प्रकार से पत्तियां हैं तो, और इसमें कुछ इस प्रकार की शिरा विन्यास होती है। इस प्रकार की शिरा विन्यास रहेगी तो भी हम क्या कर सकते हैं, वो कह देंगे समांतर शिरा विन्यास कहते हैं। तो ये समांतर शिरा विन्यास वाली जो पत्ती होती है वो आपके एक बीजपत्री पौधों में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, अब यहीं पे बात कर ले अगर हम द्विबीजपत्री पौधों में, तो द्विबीजपत्री में देखें तो पत्ती में जालिकावत शिरा जो होती है, शिरा विन्यास पाई जाती है। अब जालिकावत का मतलब क्या जानते हैं, जालिकावत का मतलब इस प्रकार से कोई पत्ती है और इस प्रकार की पत्तियों में जो इस शिरा की विन्यास होती है वो पहले तो इस क्रम में होगा ही होगा। साथ ही साथ इसमें होता क्या है कि इसके जो विन्यास होते हैं इसमें और बहुत सारे क्या होते हैं,
बहुत सारे इसमें शिरा विन्यास इस प्रकार से क्या होते हैं, लगे होते हैं। तो इस प्रकार की जो शिरा विन्यास होता है इसको हम क्या कहते हैं, जालिकावृत्त शिरा विन्यास कहते हैं। और ये जालिकावृत्त शिरा विन्यास होता है, ये बेसिकली किस में पाया जाता है, तो द्विबीजपत्री में पाया जाता है। जैसे कि आप लोग पीपल के पेड़ को तो देखे ही होंगे, तो जो पीपल का पेड़ होता है बेसिकली पीपल के पेड़ में कुछ इस प्रकार से पत्ती क्या होती है, पाई जाती हैं। तो ये किस में होता है, तो ये द्विबीजपत्री में होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके तीसरे पॉइंट की। तो तीसरे पॉइंट की अगर तरफ बढ़े तो हम एक बीजपत्री में देखेंगे कि इसमें क्या होता है, इसमें झगड़ा जड़ पाई जाती है। कौन सी जड़ पाए जाते हैं, इसमें झगड़ा जड़ पाए जाते हैं। और द्विबीजपत्री में क्या पाया जाता है, तो इसमें मूसला जड़ पाए जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि झगड़ा जड़ क्या होता है और मूसला जड़ क्या होता है। अगर मैं मूसला जड़ की बात करूँ तो मूसला जड़ क्या है, तो हम बताएंगे कि ऐसी जड़ जो ज़मीन की गहराइयों तक क्या होते हैं, पाए जाते हैं। मतलब ऐसी जड़ जो ज़मीन की गहराइयों तक पाए जाते हों उन्हें क्या कहते हैं, मूसला जड़ कहते हैं। जैसे ये कोई है, इस प्रकार से जड़ क्या हो, इसके अंदर तक क्या होते हो, जड़ पाए जाएंगे, तो इस प्रकार के जड़ को क्या कहेंगे, इस प्रकार के जड़ों को क्या कह देंगे, तो मूसला जड़ कह देंगे। अब झगड़ा जड़ का क्या मतलब है, तो झगड़ा जड़ जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, वो ज़मीन के ज़्यादा अंदर तक नहीं पाए जाते हैं। जैसे अगर हम प्याज और लहसुन को देख लें, तो प्याज और लहसुन की जब संरचना को देखेंगे तो मान लेते हैं कि इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर होती है ऐसे। और जब ये ऐसे संरचनाएँ होती है तो इसकी जो जड़ें होती हैं, इसकी जड़ें क्या होती है, ये काफ़ी ज़मीन की ऊपरी सतह पर ही क्या होता है, पाया जाता है। वो देखने पर दिखाई भी देता है। तो इस प्रकार के जड़ों को क्या कहते हैं, जकड़ा जड़ कहते हैं। समझ में आ गया सभी लोगों को, 3 पॉइंट 3 अंतर इसका समझ में आ गया होगा। तो हम बात कर लेते हैं इसके चौथे पॉइंट की। तो चौथे पॉइंट की अगर हम बात करें तो चौथे पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट इसमें बताएंगे, मतलब चौथा पॉइंट में इसमें बताएंगे कि इनके जो संवहन बंडल होते हैं वो क्या होते हैं, बिखरे होते हैं। संवहन बंडल का मतलब आप जानते होंगे कि जिसमें जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हों उनको क्या कहते हैं, संवहन बंडल कहते हैं। तो जाइलम और फ्लोएम ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों बिखरे होते हैं। समझ में आ गया सभी लोगों को। अगर हम द्विबीजपत्री की बात करें तो इसमें क्या बताएंगे कि इनके जो संवहन बंडल होते हैं वो क्या होते हैं, वो घेरे में क्या होते हैं, घेरे। तो इनके जो संवहन बंडल होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, वो संवहन बंडल घेरे में जो होते हैं वो पाए जाते हैं। तो घेरे का मतलब वो इस प्रकार से मान लेते हैं कि कोई ऐसे संवहन बंडल इसमें जो होता है, इसके जो जाइलम और फ्लोएम होती है ये सब के सब कहाँ होते हैं, ये सब के सब घेरे में पाए जाते हैं। तो ये बेसिकली किस में होता है, तो ये द्विबीजपत्री में होता है। ठीक है, अगर हम बात करें इसके अगले पॉइंट की तरफ देख लें तो इसका अगला पॉइंट क्या है, इसमें द्वितीयक वृद्धि जो होता है नहीं पाता है। एक बीजपत्री में अगला पॉइंट क्या बताएंगे, इसमें द्वितीयक वृद्धि नहीं हो पाई जाती है। और कह सकते हैं इसमें लकड़ी का भी सिंथेसिस, यानी इसमें लकड़ी भी नहीं पाई जाती है। लेकिन जो द्विबीजपत्री होते हैं इसमें क्या होता है, इसमें द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है और इसलिए इसमें क्या पाई जाती है, इसमें लकड़ी भी इसमें पाई जाती है। ठीक है, अब इसके उदाहरण की तरफ देख लेते हैं, इसकी उदाहरण क्या है दोनों की, एक बीजपत्री के उदाहरण क्या है और द्विबीजपत्री के उदाहरण क्या है। तो अगर एक बीजपत्री के उदाहरण की बात करें तो इसमें क्या बताएंगे कि उदाहरण इसका मक्का हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा और क्या आदि। मक्का गेहूं ये सब जो होते हैं एक बीजपत्री पौधे के क्या है, उदाहरण है। और यहीं पे द्विबीजपत्री की बात करें तो जैसे नीम हो जाएगा, आम हो जाएगा आदि, ये क्या है, द्विबीजपत्री के उदाहरण है। तो ये था आपका एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में अंतर। अगर आपको ये लेक्चर समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताएं, और जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है वो मुझे कमेंट के थ्रू करके बताया कि आपको ये टॉपिक नहीं समझ में आया। मैं उसको अलग से एक वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा जिससे आपको चीज़ें जो है कि समझ में आ जाएगी। तो मुझे आशा और विश्वास है कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। तो चलिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये टॉपिक नहीं समझ में आया, मैं उस टॉपिक पे अलग से वीडियो बना दूंगा। अब आगे की तरह देख लीजिए, इसका अगला पॉइंट क्या है, मतलब अगला टॉपिक इसमें हम क्या पढ़ेंगे, पीढ़ी एकांतर पढ़ेंगे। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। तो अल्टरनेशन जनरेशन का मतलब क्या है कि पीढ़ी एकांतर, पीढ़ी दर पीढ़ी का क्या होना, एकांतरित होना। तो चलिए देख लीजिए इसकी परिभाषा क्या है। तो द्विगुणित पीढ़ी एवं अगुणित पीढ़ी का क्या होना, एकांतर पाया जाना। एकांतर पाया जाना ही क्या कहलाता है, पीढ़ी एकांतर कहलाता है। मतलब पहले द्विगुणित आएगा, फिर क्या आएगा, अगुणित आएगा, फिर एक गुणित, फिर दुगुणित, फिर एक गुणित, द्विगुणित, इस प्रकार से क्या होता है, अल्टरनेट चलता रहता है। तो इसी क्रम को क्या कहा जाता है, पीढ़ी एकांतर कहा जाता है। अब द्विगुणित का मतलब जानते हैं, जिसमें क्रोमोसोम जो होता है वो क्या होता है, डिप्लॉयड केस में होता है। मतलब जिसमें गुणसूत्रों की संख्या पूर्णतः होता हो, पूरा पाया जाता है उसको द्विगुणित कहते हैं। और जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधा होता है उसको क्या कहते हैं, अगुणित कहते हैं।
तो अगुणित और द्विगुणित ये बातें समझ में आ गया और आपको पीढ़ी एकांतर भी आपको समझ में आ गया होगा। तो नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। और चलिए आज की डीपीपी क्या है। आज की डीपीपी में मैं क्वेश्चन आपका पूछ रहा हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का डीपीपी हमारा क्या होगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा, पहला प्रश्न क्या रहेगा। तो इसमें हम आपसे सबसे पहला प्रश्न पूछे तो पहला प्रश्न हो जाएगा कि आवृत्ति बीजी पादप। तो आप जानते हैं कि आवृत्ति बीजी पादप जो थे वातावरण में पाए जाते। तो लवणी जल में पाए जाने वाले आवृत्ति बीजी पादप के उदाहरण बताइए। तो लवणी जल में पाए जाने वाले पादप के क्या बताना है, तो आवृत्ति बीजी पादप के उदाहरण बताना है। क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिए आप लोग, क्योंकि मैं लिखा नहीं हूँ, आप ध्यान से समझिए। लवणी जल में पाए जाने वाले आवृत्ति बीजी पादप का उदाहरण दीजिए, पहला क्वेश्चन हो जाएगा। और इसका दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तो दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा इसका कि जो है कि आप दूसरा क्वेश्चन क्या कि तो चलिए दूसरा प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं। जैसा कि कल की क्लासेस में मैंने आपको लास्ट में क्वेश्चन पूछा था कि सबसे बड़ी आवृत्ति बीजी पादपों का उदाहरण बताइए। तो आज का जो दूसरा क्वेश्चन होगा वो होगा कि सबसे छोटी आवृत्ति बीजी पादप का क्या बताना है, उदाहरण बताना है। तो सबसे छोटी आवृत्ति बीजी पादप का एग्जाम्पल क्या है, इसको बताइए। तो लगभग हमारा ये जो चैप्टर है ये समाप्त है। कल बस लास्ट रहेगा। कल हम अगर ये टॉपिक पढ़ा देंगे तो ये आवृत्ति बीजी पादप ये ख़त्म हो जाएगा। और ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोगों का जो तीसरा चैप्टर है वो कम्प्लीटली क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। तो चैप्टर नंबर 4 पढ़ने से पहले हम एक बड़ा सा अच्छा सा टेस्ट लेंगे। सभी लोग टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा। और टेस्ट का टाइमिंग क्या है ये मैं आपको एक दिन पहले सैटरडे को कल की क्लास में बता देंगे, नहीं तो फिर संडे को सुबह नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो आप लोग जो लोग हमारे चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो का नोटिफिकेशन जो है कि आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएगा। तो हम संडे को जो है कि इसका शेड्यूल बता देंगे कि टेस्ट आपका कब होने वाला है। ओके।